नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वाणी कंसेप्ट क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पॉलिटी की क्लास चल रही थी, उसमें हम एक क्लास पॉलिटी की ले चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद हमने आपसे बताया था कि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 शुरू करने वाले हैं। एक एक एक्ट को एक एक क्लास में हम पढ़ते रहेंगे और उस एक्ट का पूरा विस्तार समझेंगे, मतलब क्या उस एक्ट में हुआ, जो जो भी उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो सब मैं आपको इस एक्ट में करा दूंगा। ठीक है, जैसे आज 1773 ले ला, इसके बाद जो एक्ट आया होगा फिर वो लेंगे। मतलब एक एक एक्ट को करेंगे तो 4-5 दिन में हमारे एक्ट खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जैसे ही खत्म होगा हम संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, ठीक है, उस पे आ जाएंगे। उसको एक दिन में कंप्लीट करके फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे भाग 1 पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि इससे पहले तक हमने कल तक पढ़ लिया था और इसके बाद अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या था ये एक्ट और क्या इसके द्वारा हुआ। ठीक है, तो जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ कि कंपनी को जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। किस एक्ट के तहत मिली थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसको? कंपनी के प्रशासनिक कार्य को एवं राजनीतिक कार्यों को क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो कंपनी का शासन रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन आपका रहा था वो रहा था 1773 से 1858। और 1858 के बाद क्या हुआ था? 1858 में महारानी की उद्घोषणा आई थी। उसके द्वारा कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जो 1773 के 1858 के बीच में हमारा रहा है उसको हम पढ़ने वाले हैं और उसी का ही पार्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि सबसे पहला। ठीक, चलिए ये हेडिंग डाल लेना ऊपर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो विशेषताएं थी वो क्या थी कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो इस एक्ट से बनते हैं। क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता किस एक्ट के द्वारा मिली थी? तो वो आपका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई थी। दूसरी विशेषता इस एक्ट की क्या थी? दूसरी विशेषता इस एक्ट की यह थी कि भारत में जो केंद्रीय प्रशासन इस टाइम चल रहा है, केंद्र सरकार का चल रहा है ना, तो उस टाइम पे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। भारत में क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक, तो क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या रखी गई? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्र का शासन चलने लगा। और इस एक्ट की विशेषता यह थी कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो क्वेश्चन इसमें ज्यादा रिपीट हुआ वो यही हुआ है कि जो बंगाल का हमारा गवर्नर होता था, बंगाल गवर्नर था, इसको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नियुक्त कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। और बात करें कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो जो आपका बंगाल का पहला गवर्नर हुआ करता था वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो आपका बना वारेन हेस्टिंग। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। तो ये तीन विशेषताएं जो थी इसकी बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसमें अगर हम बात करें तो जो वारेन हेस्टिंग
गवर्नर जनरल जब बनाया गया, ठीक है, तो इसके लिए क्या गया, इसकी सहायता के लिए, वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसमें कितने सदस्य थे, सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, जो वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था उसकी सहायता के लिए किए गए थे। इसके बाद अगर हम इसमें आते हैं तो क्या हुआ कि इसके बाद जो हुआ वो बंगाल, यानी बंगाल को छोड़, पहले मद्रास और जो बंबई के गवर्नर जनरल थे, ठीक, कौन, मद्रास और बंबई के, यानी कि मद्रास प्लस बंबई, मद्रास प्लस बंबई के जो गवर्नर जनरल थे उनको किन के अधीन कर दिया गया, उनको बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग जो हमने पढ़ा, इनको उसके अधीन कर दिया गया। यानी कि मद्रास प्लस बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब अधीन करने का मतलब इसमें यहां क्या हुआ कि यानी कि अब जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो कुछ भी कार्य करते या कुछ भी लॉ वगैरह कुछ भी लाते तो उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, बंगाल के गवर्नर जनरल की, ठीक, और उनको रिपोर्ट करना पड़ता था। और बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, वो हमने आपको अभी बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग था। इस एक्ट के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो अधिकतम बार रिपीट हुई है वो ये है कि इस एक्ट के तहत 1774 में, कब, 1774 में, प्रस्ताव कब रखा गया, 1773 में, और कब हुआ, 1774 में। 1774 में कलकत्ता में, कहां, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गई, स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां की गई, कलकत्ता में। अब इस उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ, इस उच्चतम न्यायालय में 4 जज हुए थे। कितने जजों की नियुक्ति की गई, 4, जिसमें से एक क्या था, एक आपका मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, और 3 क्या थे, 3 अन्य व्यक्ति थे। यदि हम इनकी बात करें कि इसमें जो 4 थे इनमें से एक तो क्या हो गए, आपके चीफ जस्टिस हो गए, और दूसरे क्या हो गए, 3 अन्य जज हो गए। अब जो इसमें क्वेश्चन बन जाता है वो ये बन जाता है कि कलकत्ता में जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया था। तो जो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे आपके वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अदर मेंबर थे इसमें जो हमने 3 लिखे थे, इसमें एक थे आपके चैम्बर्स, ये नाम है, पहले कौन थे, चैम्बर्स, दूसरे थे आपके, एक चैम्बर्स हो गए इसमें, दूसरे थे आपके लिमेस्टर, और तीसरे आपके इसमें थे हाइड, ठीक। यानी कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसमें 4 जजों की नियुक्ति की गई, जिसमें एक कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 कौन थे, 3 अन्य जज थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके लॉर्ड एलिजा इम्पे, और जो 3 अदर जज थे, पहले हो गए चैम्बर्स, दूसरे हो गए लिमेस्टर, और तीसरे हो गए हाइड। नोट कीजिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के तहत कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस एक्ट के द्वारा और क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया गया। किसके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया गया।
कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कब कर दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया गया। ये क्या था? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, जो आपका सी और डी था, ये क्या था? तो ये जो था आपका, ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी को क्या करती थी? गवर्नेंस उसका करती थी कंपनी का। तो ये क्या थी? गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके अधीन कर दिया गया। और इसके बाद भारत में राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों की जो जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो आपकी लास्ट विशेषता रही है इस एक्ट की, वो ये रही है क्या? कि भारत में राजस्व, सबसे पहली चीज क्या थी? राजस्व, रिवेन्यू। दूसरी चीज क्या थी? नागरिक, यानी कि सिटीजन। और तीसरी थी आपकी सैन्य मामले। ठीक, इनका क्या किया गया? भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देना अनिवार्य कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार को। यानी कि इनसे रिलेटेड नागरिक कितने हैं वहां, सैन्य मामले कैसे हैं, राजस्व वहां से कितना वसूला जा रहा है, एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें थी उनका क्या किया गया? उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो किसको देनी अनिवार्य कर दी गई? ब्रिटिश सरकार को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ये कहा गया कि हमको जो नागरिक से रिलेटेड, सैन्य मामले से रिलेटेड और राजस्व से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब वो देना था ही था, कंपलसरी था कि कोई भी मामला अगर होता है तो वो किसको दी जाएगी? ब्रिटिश सरकार को उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो उस पर डिसीजन लेगी उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई खास नहीं है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था। इन्हीं में से जो बनाया, हर बार क्वेश्चन बनाया, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आया है आपका वो इसी कंटेंट में से मेनली दिया गया है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड पे सारा कंटेंट तैयार किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो एक्ट आता है आपका वो 1781 का आता है। 1781 में क्या किया गया? जो 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी, जिनको दूर करने के लिए क्या लाया गया? 1781 का एक्ट लाया गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बंदोबस्त कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून। ठीक, तो इस बंदोबस्त कानून को लाया गया और इसमें फिर से कुछ चीजें ऐड की गई। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हमने आपसे बताया था कि हम एक एक एक्ट को डेली कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये खत्म होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन में आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसको जो थोड़ा बहुत होगा वो हम डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।